नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक की दुनिया में ले जा रहे हैं जिनकी कहानियां शायद हम सबने स्कूल में पढ़ी हैं, लेकिन जिनकी गहराई शायद ही समझी हो। हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की, और ख़ास तौर पर हम उनकी एक कहानी नमक का दरोगा के जरिए एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही ताज़ा है जितना 100 साल पहले था। जब उसूल और पैसे में टक्कर हो तो कौन जीतता है? और क्या एक अकेला ईमानदार इंसान पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को चुनौती दे सकता है? तो चलिए इस तहकीकात में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस एक सलाह से जो नमक का दरोगा कहानी में नायक मुंशी वंशीधर को उनके पिता देते हैं जब वो नौकरी ढूंढने निकल रहे होते हैं। वो कहते हैं, बेटा, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे हमेशा प्यास बुझती है। एक्सरे कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पिता की अपने बेटे को सलाह नहीं है, ये उस पूरे समाज की आवाज है जहां भ्रष्टाचार को आप कह सकते हैं एक तरह की सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी। ये प्रैक्टिकल ज्ञान था। सही बात है। पिता ये नहीं कह रहे हैं कि रिश्वत लेना अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि इसके बिना गुजारा नहीं है। यही है यथार्थवाद। और ये यथार्थवाद आया कहां से? स्रोत बताते हैं कि प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय था, उन्होंने खुद बहुत गरीबी और संघर्ष देखा था। बिल्कुल। उनका जन्म 1880 में हुआ, एक छोटे से गांव में। बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। वो सरकारी स्कूल में टीचर बने, लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो उन्होंने अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ दी। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उनके लिए देश और उसके लोगों का संघर्ष उनकी अपनी नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी शिवरानी देवी, वो भी उनके साथ आंदोलनों में हिस्सा लेती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लड़ाई वो सड़कों पे लड़ रहे थे, वही लड़ाई वो अपनी कहानियों में कागज पर लड़ रहे थे। उनका लिखना सिर्फ एक कला नहीं, एक तरह का हथियार था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रेमचंद के लिए लेखन एक मिशन था। उनकी हर कहानी एक तरह से उस आंदोलन का ही विस्तार थी जो समाज के भीतर की बुराइयों के खिलाफ लड़ी जा रही थी। गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद। वो सिर्फ समाज का चित्रण नहीं कर रहे थे। नहीं, वो उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। और ये उस दौर में बहुत बड़ी बात रही होगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है उनसे पहले हिंदी कहानियों की दुनिया कुछ और ही थी। राजा रानी, तिलिस्म, जासूसी, है ना? हाँ बिल्कुल। प्रेमचंद से पहले का साहित्य ज्यादातर कल्पना की उड़ान था। ऐसी कहानियां जो आपको असल दुनिया से दूर ले जाएं। लेकिन प्रेमचंद ने आकर कहा, रुको, चलो हमारे आसपास जो हो रहा है, हमारे गांव और शहरों में जो लोग जी रहे हैं, उनकी बात करते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को कल्पना के आसमान से उतारकर यथार्थ की ठोस धूल भरी जमीन पर खड़ा कर दिया। ये क्रांति जैसा था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। अगर वो सिर्फ कड़वी सच्चाई ही दिखाते तो उनकी कहानियां बहुत निराशाजनक हो सकती थी। कोई उन्हें क्यों पढ़ता? स्रोत में उनके लिखने के तरीके के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इस सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल और गहरा है। यथार्थवाद मतलब वो समाज की असलियत दिखाएंगे, भ्रष्टाचार, गरीबी, नाइंसाफी, सब कुछ। लेकिन आदर्शोन्मुख मतलब कहानी का अंत एक आदर्श पर होगा। अच्छा। वो ये उम्मीद नहीं छोड़ते कि इंसानियत अभी जिंदा है और अच्छाई की जीत हो सकती है। वो मानते थे कि अगर लेखक सिर्फ बुराई ही दिखाता रहेगा तो पढ़ने वालों का इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो दिखाते थे कि दुनिया कैसी है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाते थे कि दुनिया को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद उनकी कहानी नमक का दारोगा में मिलता है। बिल्कुल। चलिए कहानी पर ही आते हैं। हम सब ने शायद ये कहानी पढ़ी है, तो हम कहानी दोहराएंगे नहीं। हाँ। बल्कि उसके पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी का नायक है वंशीधर, एक ईमानदार नौजवान जिसे नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिलती है। और विलेन है पंडित अलोपीदीन,
उस इलाके के सबसे अमीर और इज्जतदार जमींदार जो नमक की तस्करी करते हैं। और एक रात वंशीधर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, यहीं से। अलोपीदीन को अपनी दौलत, अपनी लक्ष्मी पर अटूट विश्वास है। उनका मानना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। हाँ, इन्हें वो जैसे चाहती है नचाती है। वो वंशीधर को खरीदने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो रिश्वत की बोली लगती है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये दो विचारधाराओं की टक्कर है। अलोपीदीन 1000 से शुरू करते हैं। जब वंशीधर नहीं मानते तो वो इसे 5, 10, 15, 20 हजार तक ले जाते हैं। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। लेकिन जब वंशीधर तब भी नहीं हिलते तो अलोपीदीन 40,000 तक पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है अलोपीदीन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान है जिसका कोई दाम नहीं है। वो सोच रहे होंगे हर इंसान की कीमत होती है, शायद मैं सही कीमत नहीं लगा रहा। बिल्कुल, 40,000 उनकी हताशा थी, ये उनका आखिरी दांव था। ये साबित करने के लिए कि पैसा हर चीज से, हर इंसान से बड़ा है। और वंशीधर का जवाब उस विचारधारा पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। ये धर्म की, मतलब कर्तव्य और ईमानदारी की आवाज थी। और उस एक पल के लिए जब वंशीधर अपने सिपाही को अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं तो प्रेमचंद लिखते हैं, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। एक पल के लिए लगता है कि कहानी खत्म, हीरो जीत गया। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? यही तो सवाल है, क्या एक ईमानदार व्यक्ति वाकई इतनी आसानी से जीत जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं प्रेमचंद कहानी का यथार्थवादी हिस्सा दिखाते हैं। मामला अदालत पहुंचता है और अदालत में जो होता है वो आज भी उतना ही सच लगता है। वकील, जज, कर्मचारी सब अलोपीदीन के खरीदे हुए थे। स्रोत में एक लाइन है जो चुभ जाती है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। ये गहरा व्यंग है। अदालत जिसे न्याय का मंदिर होना चाहिए वो पक्षपात के नशे में डूबी है। और फैसला क्या होता है? पंडित अलोपीदीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। और उल्टा वंशीधर को ही चेतावनी दी जाती है कि वो अनुभवहीन है और उन्हें विचारहीनता से बचना चाहिए। और 1 हफ्ते के अंदर वंशीधर को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म ने धन को सिर्फ एक पल के लिए कुचला था, लेकिन व्यवस्था ने यानी सिस्टम ने बराबर वापस धन को धर्म के ऊपर खड़ा कर दिया। सही बात है। एक ईमानदार इंसान उस भ्रष्ट सिस्टम में अभिमन्यु की तरह अकेला और निहत्था पड़ गया। ये कहानी का वो हिस्सा है जो दिल में निराशा भर देता है। अगर कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो ये कड़वी, सच्ची, यथार्थवादी कहानी होती। हाँ, और प्रेमचंद के बाद के कई लेखक शायद कहानी को यहीं खत्म कर देते। लेकिन जैसा हमने बात की, प्रेमचंद यहाँ नहीं रुकते। वो सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहते थे कि सिस्टम कितना खराब है, वो ये भी दिखाना चाहते थे कि एक अकेले इंसान का चरित्र उस सिस्टम से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। और यहीं पर उनकी कहानी का आदर्शोन्मुख हिस्सा शुरू होता है। हाँ, जो सबसे अप्रत्याशित और सबसे शक्तिशाली है। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन खुद वंशीधर के घर आते हैं। वंशीधर को लगता है कि वो उन्हें जलील करने आए, बदला लेने आए। लेकिन अलोपीदीन एक स्टैंप लगा हुआ कागज निकालते हैं और वंशीधर से कहते हैं कि उन्होंने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया है। ये तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सवाल ये है कि अलोपीदीन जैसा घाघ और प्रैक्टिकल आदमी ऐसा क्यों करेगा? ये कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। हाँ। एक नजर में ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अगर हम अलोपीदीन के नजरिए से सोचें तो शायद इसका मतलब समझ आए। अलोपीदीन ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खरीदते हुए बिताई थी। पहली बार उन्हें एक ऐसा इंसान मिला था जो बिकाऊ नहीं था। अच्छा। वंशीधर की ईमानदारी ने उसे हराया जरूर, लेकिन शायद उसने उन्हें प्रभावित भी किया। एक बिजनेसमैन के तौर पर अलोपीदीन ने सोचा होगा कि जिस इंसान पर 40,000 का लालच असर नहीं कर सका, उससे ज्यादा भरोसेमंद कर्मचारी और कौन हो सकता है? मतलब ये सिर्फ हृदय परिवर्तन नहीं था?
नहीं। ये बहुत होशियार बिजनेस मूव भी था। उन्होंने अपनी जायदाद की चाबियां एक ऐसे इंसान को सौंप दी जिसकी ईमानदारी उन्होंने खुद सबसे मुश्किल हालातों में परखी थी। बिल्कुल, ये आदर्शवाद और यथार्थवाद का बेहतरीन संगम है। अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन आदर्श है, लेकिन उसके पीछे का तर्क बहुत यथार्थ है। और जब वंशीधर हिचकिचाते हैं तो अलोपीदीन जो कहते हैं वो कहानी का सार है। वो कहते हैं, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। वाह, मतलब मुझे वो सरकारी अफसर नहीं चाहिए जो चापलूस हो। मुझे तुम्हारा वही अक्खड़पन और वही ईमानदारी चाहिए जिसके सामने मैं हार गया था। बिल्कुल। ये असल में धन की धर्म के सामने, पैसे की उसूलों के सामने और परिस्थितियों की चरित्र के सामने अंतिम हार थी। सही कहा। अलोपीदीन वंशीधर के पद से नहीं, उनके व्यक्तित्व से हारे थे। और यही प्रेमचंद का अंतिम संदेश है। व्यवस्था भ्रष्ट हो सकती है, लोग लालची हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र और ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि वो सबसे बड़ी दौलत को भी झुका सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। स्रोत बताते हैं कि प्रेमचंद एक लेखक के तौर पर लगातार विकसित हुए। उनकी बाद की रचनाओं जैसे गोदान उपन्यास या कफन कहानी में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम हो गई। जी, कम हो गई। कफन का अंत तो इतना भयानक और यथार्थवादी है कि वो इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। उसमें कोई आदर्श नहीं, सिर्फ नंगी सच्चाई है। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। नमक का दारोगा उनके करियर की शुरुआती कहानियों में से एक है। तब उन्हें उम्मीद थी कि हृदय परिवर्तन से या व्यक्तिगत अच्छाई से समाज को सुधारा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने समाज को और गहराई से देखा, शायद उनकी ये उम्मीद टूटने लगी। गोदान का नायक होरी अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन अंत में कर्ज में डूबा हुआ मर जाता है। और कफन के घीसू और माधव? हाँ, वो तो इतने गरीब और संवेदनहीन हो चुके हैं कि बहू के कफन के पैसों की शराब पी जाते हैं। वहां कोई आदर्श अंत नहीं है। तो आज हमने प्रेमचंद के साहित्य की बस एक झलक देखी। नमक का दरोगा के माध्यम से हमने समझा कि कैसे उन्होंने यथार्थ और आदर्श को मिलाकर अपनी एक अनोखी शैली बनाई। उन्होंने भ्रष्टाचार और ईमानदारी के उस शाश्वत संघर्ष को दिखाया जो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अकेला ईमानदार व्यक्ति भ्रष्ट व्यवस्था के सामने पहले तो हारता है, लेकिन अंत में उसका चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी जीत बनता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। नमक का दरोगा का अंत सत्य और आदर्श की एक खूबसूरत जीत के साथ होता है, लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की, प्रेमचंद अपने लेखन के सफर में धीरे धीरे कठोर यथार्थवाद की ओर बढ़ गए थे। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है, अगर प्रेमचंद नमक का दरोगा अपने करियर के आखिर में लिखते, कफन और गोदान के बाद, तो क्या तब भी पंडित अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन होता? क्या वो तब भी वंशीधर को अपनी जायदाद का मैनेजर बनाते, या कहानी वंशीधर के नौकरी से निकाले जाने और समाज के तानों के साथ ही एक कड़वे सच पर खत्म हो जाती? ये सवाल हमें बताता है कि एक लेखक का अपनी दुनिया को देखने का नजरिया उसकी कला को कैसे बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।